एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल फंडिंग फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। तो अभी हम देखेंगे कि इंटरनेशनल फंडिंग जो है उसमें एथिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं। दीज डेज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज आर मेजर प्लेयर ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो दे फंड ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स एंड क्रिटिसाइज ह्यूमन राइट वायलेशंस इन फॉरेन लैंड। तो क्या होता है कि ये एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं कि कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स का हनन ना होने पाए। They work in cooperative networks with each other and with local NGOs and with international organizations. They consult and lobby government and international organizations. तो लॉबी मतलब क्या होता है कि वो गवर्नमेंट को अपने पक्ष में जो है घुमाने की कोशिश करती हैं, उनको लॉबिंग करते रहती हैं। समटाइम्स पार्टिसिपेटिंग इन हाई लेवल नेगोशिएशंस एंड डिप्लोमेसी फॉर ग्लोबल पॉलिसी डेवलपमेंट, ये करती हैं। Here the important ethical concern is the issue of government funding from INGOs, मतलब इंटरनेशनल एनजीओज, एंड मेनी INGOs do accept fund from developed countries। तो बड़े बड़े देश जो होते हैं वो काफी देशों में पैसे एनजीओज के थ्रू डालते रहते हैं, एनजीओज वहाँ पैसा देते रहती हैं। Their independence and legitimacy is therefore suspected by the government of host countries। जो होस्ट कंट्रीज होती हैं वो बोलते रहती हैं कि जैसे यहाँ पे जो INGOs फंड दे रहे हैं वो मतलब वो उनका जो फाइनल मोटिव है वो थोड़ा सा मतलब कि शक करने वाला है, स्पेशली बाय द लेस दैन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। It is argued that they are operating in these countries not for the genuine concern of human rights but for increasing the trust deficit between the government and citizen and mandated by the funding agencies। तो वो चूंकि गवर्नमेंट में जो है वो इंस्टेबिलिटी लानी चाहती है इसलिए वो फंडिंग करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। Corporate social responsibility is a phenomena wherein organizations serve the interest of society by taking responsibility for the impact of their activities on customers and employees, shareholders, communities and environment in all aspect of their operations। तो CSR जो होता है ये होता है कि आप समाज के भले के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो और थोड़ा सा अपना उसमें मतलब भागीदारी कर रहे हो। इन अदर वर्ड CSR is a continuing commitment by the businesses to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as the local community and society at large। तो आप क्या करेंगे कि आपको जो फायदा मिल रहा है उससे आप एथिकली बिहेव करेंगे और लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। अगला है कारपोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सिस्टम्स, processes and principles which ensure that a company is governed in the best interest of all stakeholders। It is about promoting corporate fairness, transparency and accountability। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन पब्लिक एंटरप्राइजेस कैसी होती है। द डिबेट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन पब्लिक सेक्टर इज ऑफ somewhat recent origin, but much of what government but much of what government do in delivering public services involve running major businesses। ये देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं और जो कॉर्पोरेट हैं वो मेजर बिजनेस जो रन कर रहे हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं। गवर्नमेंट ट्राई टू अचीव थ्रू public sector a complicated array of political, social and economic objectives। गवर्नमेंट का क्या इरादा होता है कि वो सभी लोगों तक जो है न्याय पहुंचाए, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। तो इस चीज को वो किससे हासिल करने की कोशिश करती है? पब्लिक सेक्टर के थ्रू। Corporate governance in the public sector involve much more complexity because it raises significant questions about government monopoly। और उधर corporate governance जो होती है वो क्या बोलती है कि गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, ओनरशिप कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, रेगुलेटरी कैप्चर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो कंपनीज हैं उनका। In view of significant contribution of the public sector and the dominant role it would continue to play in the Indian economy। तो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर सबका जो है बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। Improving corporate governance in public enterprises has assumed a sense of urgency। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस में प्राइवेट को भी हिस्सा देना चाहिए, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी। उसके बाद है considering the value at stake it is only reasonable that governments develop their expertise as owners and improve the governance of their enterprises। But while the gain is apparent, participating corporate governance of state-owned enterprises is a complex task, and one paramount challenge is to find the right balance between the government duties to be an active owner, कि कहाँ तक जो गवर्नमेंट होगा वो एक्टिव ओनर होगा 51% तक, while desisting from making undue political interference in management of the company। और फिर क्या करेगा कि जो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी है उसको अच्छे से वो रख भी पाएगा विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। Another challenge to make sure that the
गवर्नमेंट डज नॉट डिस्टॉर्ट कॉम्पिटिशन इन अ वे इट यूज इट्स रेगुलर एंड सुपरवाइजरी पावर। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट अपना सुपरवाइजरी पावर और जो है यूज करती है डायरेक्ट जो है कंपटीशन को डिस्टॉर्ट ना करते हुए, मतलब थोड़ा सा खुला मार्केट होता है कि कोई भी आके वहाँ पे कॉम्पीट कर सकता है। अगला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैलेंजेस इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो क्या क्या चैलेंजेस हम देखेंगे। Corporate governance of state-owned enterprises is a major challenge in many economies. A close examination reveals that the government has a massive task before it to create the enabling conditions that would improve the quality of corporate governance across the public enterprises system and in its transition to become market oriented। तो क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, एग्जामिनेशंस करने पड़ते हैं ताकि वो जो पब्लिक सेक्टर है वो गवर्नमेंट जो है मार्केट ओरिएंटेड रहे। इन दिस रिगार्ड सम ऑफ द इश्यूज कौन कौन से, पहला है अनक्लियर ओनरशिप ऑब्जेक्टिव। पब्लिक एंटरप्राइजेस हैव बीन गिवन अ वाइड रेंज ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जैसे जो प्राइस कंट्रोल करना होता है, आउटपुट टारगेट करना होता है, एम्प्लॉयमेंट का कंप्लीट करना होता है, रिक्वायरमेंट जो है पूरी करनी होती है सोशल सर्विसेज की। As the sum of these goals happen to be conflicting, it make it difficult for managers to proceed towards goal with convictions। तो इसमें क्या होता है, जब बहुत सारे गोल्स को एक साथ कंप्लीट करना होता है तो बहुत ही मुश्किल होता है कि बिना कन्विक्शन के आगे बढ़ा जाए। Politicians may also abuse this discretion and meddle in the company's affair for political gain। Therefore, explicitly defining the goal and objectives can help reduce political interference and clarify management goals। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए भी इंटरफेयर करने लगते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड रिड्यूस अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन। तो इससे क्या होगा, अगर मॉनिटरिंग बढ़ती रहेगी तो क्या होगा कि करप्शन कम हो जाएगा। अगला है वीक ओनर्स। इन अ प्राइवेट कंपनी ओनर प्लेज अ की रोल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बाय कॉन्ट्रास्ट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस द स्टेट एक्सरसाइजेस इट्स ओनरशिप रोल थ्रू वीक इंस्टीट्यूशन। तो क्या होता है कि जो वीक ओनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक की तरफ से ऐसा बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट एक वीक इंस्टीट्यूशन की तरह है, सेट्स इनकंसिस्टेंट गोल एंड नॉट डज प्रॉपर्ली मॉनिटर कंपनीज परफॉर्मेंस। ये क्या करती है, बड़े बड़े गोल निर्धारित कर देती है और उसको जो है पानी पाती है, उसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहता है। In present scenario of liberalization, opening of markets, shareholder activisms and greater need for transparency accountability demanded by stakeholders। तो अभी के टाइम पे लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें लिबरलाइजेशन चाहिए, सबको हिस्सा चाहिए और ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए स्टेक होल्डर्स के द्वारा। इट बिकम मैंडेटरी फॉर पब्लिक सेक्टर कंपनीज टू फॉलो द कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स स्ट्रिक्टली। और ये जरूरी हो जाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो किया जाए। लो लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। पब्लिकली ओन्ड एंटरप्राइजेस लैक ट्रांसपेरेंसी। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट की चीजों में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कम होती है। ओपेसिटी undermines performance monitoring, limit accountability at all level, conceal debt that can damage the financial system and create conditions under which corruption can flourish। तो इसमें ये सारी चीजें करने की कोशिश की जाती हैं, जो घाटा हो रहा होता है उसको छुपाया जाता है और अकाउंटेबिलिटी को लिमिट कर दिया जाता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। अगला है टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक एंटरप्राइजेस शुड इंक्रीजिंगली बी मेड टू कंप्लाई विद द हाई स्टैंडर्ड ऑफ काउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई अकाउंटिंग होनी चाहिए और मतलब अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए और ऑडिटिंग होते रहना चाहिए। अगला है यूनी प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ पब्लिक जो है सर्विसेज से नहीं, प्राइवेट सर्विसेज से भी लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल करना चाहिए। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द बोर्ड ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस आर वीक एंड डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए बोर्ड रिक्वायर मेनी स्टेप्स इंक्लूडिंग इंक्रीज अथॉरिटी, ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनलिज्म। तो जैसे जैसे प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, ऑटोनॉमी बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे करप्शन के चार्जेस जो है वो कम होते जाएंगे।